ओके, सो जो ऐसे 700 है वो केवल कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए डील करता है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या है? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसे हम क्या कहते हैं? जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बनाए जाते हैं, यानी नॉर्मल कंपनीज के, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनर्स, इन सब के क्या होते हैं? जनरल पर्पस के लिए होते हैं। सिंपली वही आपके नॉर्मल फिगर्स इसके अंदर आते हैं। इसके लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको अलग टाइप के यूजर्स के लिए अलग आपको स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़े, ठीक है। तो नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, क्या ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का? याद है? 2 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। ओपिनियन इशू करता है, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। ये होते हैं 2 ऑब्जेक्टिव। लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंस करता है। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है आपका कि मेन ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या होता है? फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और वो ओपिनियन अपना किसके बेसिस पे फॉर्म करता है? जो ऑडिट एविडेंसेस उसमें बनाए हैं, कलेक्ट करे हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड, उसी के बेसिस पे वो अपना क्या करता है? ओपिनियन इशू करता है। So to form an opinion on the financial statement based on evaluation of conclusions drawn from the audit evidences obtained, जो भी हमने audit evidences obtain करे हैं उनका एनालिसिस करने पे क्या कंक्लूजन निकाला हमने, उस कंक्लूजन के ऊपर हमारा ओपिनियन बेस रहता है। और उस ओपिनियन को वो किसके अंदर देता है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर देता है। उस ओपिनियन को वो किसके अंदर इशू करता है? ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और ऑडिट रिपोर्ट हमेशा रिटर्न के अंदर ही होती है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ये सब हमें बातें किसने बताई? ऐसे 700 ने बताई है। ओके, एक मिनट, एक पेज Now we are starting audit report, most important part की जो हमारा एंड रिजल्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट, उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स आती है। एक ठीक है, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स आती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑडिट रिपोर्ट का जो मैटर है, जो अंदर हमें मैटर लिखना है, जिस तरीके से लिखना है, वो फॉर्मेट पूरा क्या है? फिक्स है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सेकंड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, थर्ड नंबर पे क्या लिखा जाएगा, हर एक चीज क्या है? फिक्स है। तो आपको वो चीज क्या करनी पड़ेगी? क्रैमिंग करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हेडिंग आएगी या सबसे पहले क्या आने वाला है, कंटेंट क्या आने वाला है, एड्रेस ही कौन होगा, हर एक चीज अपने को क्या करनी है? लर्न करनी है। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है और थियोरेटिकली भी आता है कि कंटेंट्स लिखिए ऑडिट रिपोर्ट के। अगर क्वेश्चन आ जाता है कंटेंट्स लिखिए ऑडिट रिपोर्ट के, तो आप ऊपर नीचे नहीं लिख सकते कि फर्स्ट कंटेंट आपको याद आ रहा है थर्ड नंबर वाला तो थर्ड नंबर लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे, है ना। फर्स्ट कंटेंट फर्स्ट ही होना चाहिए, सेकंड कंटेंट सेकंड ही होना चाहिए, और थर्ड कंटेंट थर्ड ही होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 3 to 4 मार्क्स का, जिसको लाइन से लिखना कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट कंटेंट जो होता है या एलिमेंट, दोनों ही वर्ड्स आ सकते हैं, कंटेंट या एलिमेंट, क्या होता है? टाइटल। फर्स्ट कंटेंट क्या होता है? टाइटल। दी ऑडिट रिपोर्ट, टाइटल मतलब हेडिंग, टाइटल मतलब क्या हो गया? हेडिंग। मतलब हम जो ऑडिट, जैसे एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हेडिंग डालते हो ना, एप्लीकेशन, ठीक है? Yes, ma'am. वैसे ही हमारी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर हम क्या हेडिंग डालेंगे? दैट इज टाइटल। क्या टाइटल डालेंगे?
इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। इंडिपेंडेंट वर्ड भी आएगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट। आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि भाई टाइटल क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट का, वो ऑब्जेक्टिव देंगे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट रिपोर्ट, है ना, ऑडिटर रिपोर्ट या ऑडिट इंडिपेंडेंट ठीक है। तो आप लोगों को जब ये चीज एकदम क्लियर होगी ना, ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, इसलिए पहले क्या वर्ड लिखा हमने, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ऑडिटर की रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये फर्स्ट एलिमेंट है, कंटेंट है ऑडिट रिपोर्ट का। The audit report to have a title starting it is report of an independent report। क्या टाइटल के साथ में हमें स्टार्ट करना है ऑडिट रिपोर्ट को, इस टाइटल के साथ में कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो सबसे पहले कभी भी ऑडिट रिपोर्ट देखोगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। देन सेकंड नंबर पे आप एप्लीकेशन में क्या लिखते हो, टू द प्रिंसिपल, यही लिखते हो। यस मैम। तो सेकंड कंटेंट क्या होता है, एड्रेसी। हम जिसको एड्रेस करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम सबमिट करने वाले हैं, तो आप बताइए सोल प्रोप्राइटर के केस में एड्रेसी कौन होगा, ओनर। ओनर। ओनर खुद, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटर खुद, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर्स, पार्टनर्स, कंपनी के केस में मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाउ एड्रेसी कभी फिक्स नहीं होता है, एड्रेसी डिपेंड करता है कि आप कौन सी लीगल फॉर्म की एंटिटी को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वही हमारी क्या होती है, एड्रेसी होती है। जो ओनर ऑफ दी एंटिटी होते हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी मत याद करो, जो ओनर ऑफ दी एंटिटी होते हैं वही हमेशा एड्रेसी होते हैं। कंपनी के केस में मेंबर होते थे और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सोल प्रोप्राइटर होता है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, द ऑडिटर्स रिपोर्ट shall be addressed as required by the circumstances of the engagement। इन्होंने हमें पहले क्लियर किया है कि ऐसे तो जो मैंने लाइन बोली वो एकदम परफेक्ट है, बट एज पर इंगेजमेंट और एड्रेसी चेंज होते रहते हैं। जैसे मानो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, मैनेजमेंट को, ठीक है। वो कभी शेयर होल्डर्स के सामने जाती है क्या, वो कभी शेयर होल्डर्स के सामने नहीं जाती है। तो क्या वो ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेसी शेयर होल्डर्स होंगे क्या, नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एंगेजमेंट टर्म्स आपका एड्रेसी डिसाइड होता है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, क्योंकि हम यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए पढ़ रहे हैं, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है ना, जो साल में एक बार आकर के हमारी ऑडिट करके चला जाएगा, उसके केस के लिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हमने सेक्शन 143 के अंदर भी अगर आपको याद है तो सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट हमेशा मेंबर्स ऑफ द कंपनी को सबमिट किया जाता है। तो वही एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया कि भाई ऑडिट रिपोर्ट का एड्रेस ही कोई फिक्स नहीं होता है, आपने किस पर्पस के लिए ऑडिट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एड्रेस ही होगा कौन। बट हम यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे कंपनी के केस में मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं, ऑडिट एड्रेसी होते हैं। ये हमें कहाँ लिख कर दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। बाकी केसेस में कौन होगा मैंने आपको ऐसे नॉर्मली समझा करके कह दिया है। तो फर्स्ट कंटेंट क्या होता है ऑडिट रिपोर्ट का, टाइटल। सेकंड कंटेंट क्या हुआ, एड्रेसी, है ना। टाइटल लिख दिया, फिर आ गया टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अब ऑडिटर्स ओपिनियन, थर्ड कंटेंट क्या हो रहा है कि हम क्या ओपिनियन इशू कर रहे हैं, दैट इज द थर्ड कंटेंट। एंड फर्स्ट सेक्शन
फर्स्ट सेक्शन या फिर फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, क्या मतलब हुआ फर्स्ट सेक्शन का? आपने फर्स्ट पैराग्राफ कौन सा लिखना स्टार्ट करोगे ऑडिट रिपोर्ट में? ये जो हेडिंग लगाई है आपने, क्या ये हेडिंग कोई पैराग्राफ है? नो मैम। ये जो टू द मेंबर्स लिखा है, इज इट अ सेक्शन ऑफ द या एनी No, ma'am. पैरा? नहीं, No, ये ma'am. तो सिर्फ क्या है, एलिमेंट्स है छोटे छोटे। तो ऐसे ही थर्ड एलिमेंट अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है आपसे, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, तो थर्ड एलिमेंट आता है ऑडिटर्स ओपिनियन। बट अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट सेक्शन क्या है, फर्स्ट पैरा क्या है, तो फर्स्ट सेक्शन या Opinion. फर्स्ट पैरा होता है ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि हम पहला पैरा लिखना ही वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। ऊपर तो सिर्फ एक हमने एड्रेसी और हेडिंग लगाई है, टाइटल लिखा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम में। फटाफट से पढ़ लिया कि भाई फर्स्ट पूछ रहा है ऑडिट रिपोर्ट में, फर्स्ट क्या चीज लिखी हुई आती है और हम लिख के आ जाएंगे टाइटल। फर्स्ट क्या पूछ रहा है वो देखो, फर्स्ट कंटेंट पूछ रहा है तो टाइटल है, Yes, फर्स्ट सेक्शन पूछ रहा है तो ऑडिटर्स ओपिनियन है, फर्स्ट पैरा पूछ रहा है तो ऑडिटर्स ओपिनियन है। क्लियर सबको ये वाली चीज? Yes, ma'am. Now, the first section of the auditor's report shall include the auditor's opinion with heading opinion. इसमें पहले क्या डाली जाएगी? हेडिंग डाली जाएगी। हेडिंग जो आप लोग ब्लैक पेन से बचपन में डाला करते थे, नीचे अंडरलाइन करते थे। ठीक है, तो हेडिंग डाली जाती है ओपिनियन। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड एलिमेंट का हेडिंग क्या होगा? ठीक है, तो हेडिंग ओपिनियन होता है। हेडिंग क्या होगा? ओपिनियन, नॉट ऑडिटर्स ओपिनियन, ओनली ओपिनियन। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें हमें लर्न रखनी पड़ेगी। अब इस ओपिनियन पैरा के अंदर हम लिखने क्या क्या वाले हैं? तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट किया जाता है कि भाई मैंने इस पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट किया, जैसे मैंने XYZ लिमिटेड का ऑडिट किया। कौन से ईयर का ऑडिट किया? फॉर द ईयर क्या क्या कंपोनेंट्स ऑडिट किए और कौन से ईयर का ऑडिट किया? कि आई ऑडिटेड द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31st, 2021। P&L, जिसे कंपनीज के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, तो स्टेटमेंट एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड दिस डेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस डेट। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीजें लिखी अभी तक मेरे ओपिनियन पैरा के अंदर? मैं बता रही हूँ मेंबर्स को कि मैंने आपकी कंपनी XYZ लिमिटेड की बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट किया है। क्लियर, समझ में आया सबको पहले अभी Yes, तक? ma'am. तो देखिए मैंने क्या क्या लिखा। नेम ऑफ द एंटिटी XYZ लिमिटेड, स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। ठीक है, मैं ये भी लिखूंगी कि मैंने आपकी कंपनी के ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है ना। कौन कौन से कंपोनेंट का ऑडिट किया उनका सबका नाम भी लिखूंगी। ऐसे नहीं लिख के आ सकते कि आई हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर कंपनी फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2021। नहीं, आप हर एक कंपोनेंट का नाम अलग अलग लिखोगे। बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, P&L स्टेटमेंट एज ऑन दिस डेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन दिस फॉर द ईयर एंडेड, पूरा क्लियर हर एक कंपोनेंट का अलग अलग नाम प्रेजेंट करोगे। तो आइडेंटिफाई टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस हर एक कंपोनेंट को अलग अलग हमें लिख के बताना है। देन हम हमारे ओपिनियन पैराग्राफ में हर एक चीज बताएंगे। क्या कि हमारी आपकी कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंप्लाई किया है, लॉज रेगुलेशंस को कंप्लाई किया या नहीं किया। ठीक है, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हर एक चीज। क्योंकि ओपिनियन पैरा है तो यहीं पे तो हम बताएंगे ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम ऐसे कौन सा पढ़ रहे हैं? 700। तो ऐसे 700 केवल अनक्वालिफाइड ओपिनियन के साथ डील करता है। मतलब हमारा ओपिनियन क्या जाने वाला है? योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू एंड योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। यही है ऐसे 700, याद Yes, है ma'am. सबको? Yes. ऐसे 700 केवल कौन सी ओपिनियन के साथ डील करता है? Unqualified. अनक्वालिफाइड। Unmodified. तो अब
यहाँ पे मेरा सिर्फ कौन सा ओपिनियन लिखा जाएगा, यही ट्रू एंड फेयर वाला, बाकी की चीजें मैं अभी नहीं समझा रही हूँ। तो नाउ मैम अब कल पढ़े। जस्ट ये हेडिंग पूरी कर लो, फिर कल पढ़ेंगे। यस जस्ट 2 मिनट और लगेंगे। तो मेरे ओपिनियन पैरा में क्या क्या लिखा मैंने, नाम, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट मैंने चेक किए हैं, कंपोनेंट के लिए मेरा क्या ओपिनियन है, अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह आपने फॉलो करी नहीं करी, ठीक है, कौन सा पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर करता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका फाइनेंशियल ईयर और कहाँ खत्म हो रहा है ना। ये जो ओपिनियन देने का तरीका होता है, ये जो मैं लिखूंगी ना ट्रू एंड फेयर व्यू, उसके लिए क्या लैंग्वेज लिखूंगी, वो लैंग्वेज मेरी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वैसे ये ऐसे हमें कहता है कि 2 तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, 2 तरीके से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है, अनमोडिफाइड ओपिनियन की। बट हमारे इंडिया के अंदर ओनली फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज चलती है, सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज कोई यूज में नहीं लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट लगा रखा है, क्योंकि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज चलती है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की। सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज होता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क का, वो हमारे इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो नाउ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की क्या लैंग्वेज होती है, जो मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, इन आर ओपिनियन फेयर accompanying financial statement, जो financial statement है, giving true and fair view in accordance with applicable FRF, ठीक है, जो भी FRF इसके ऊपर एप्लीकेबल थे उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसे हम कौन सा फ्रेमवर्क कहते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। नाउ कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर क्या होगा, in our opinion the accompanying financial statement are prepared in all material aspect in accordance with applicable FRF। हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ट्रू एंड फेयर की नाम ही नहीं लेते, हम क्या बोल रहे हैं कि आपने FRF के अकॉर्डिंग सारी चीजें काम में ले ली है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट ये वाला फ्रेमवर्क हम यूज में नहीं लेते, ये लैंग्वेज हम यूज में नहीं लेते, लैंग्वेज हम ट्रू एंड फेयर व्यू वाली ही यूज में लेते हैं। दोनों का मीनिंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है, वो बोल रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई आपने मटेरियल रेस्पेक्ट में सारे काम एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग किए हैं, कोई खास फर्क दोनों में नहीं है, बट हमारी लैंग्वेज हमेशा क्या रहेगी, ट्रू एंड फेयर व्यू वाली रहेगी। क्लियर, सबको समझ में आ गई 3 हेडिंग? यस मैम। मैम ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है हमारे यहाँ पे, हमेशा ही ट्रू एंड फेयर व्यू का ट्रेडिशन चलता आ रहा है, हर लोग वही चीज ज्यादा। हाँ मैं कल से, आप चाहे तो लीव कर सकते हैं, मैं न्यू पॉइंट कल से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। वो क्या एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, इसलिए ये चीज हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, बाकी इसका कोई मेन रीजन नहीं है, स्टैंडर्ड हमें नहीं कहता कि यही वाला लिखना है, वो आपकी इच्छा पे आपने नीचे वाला लिख दिया तो भी ठीक है, बट जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी पढ़ने की जो समझ है वो केवल ट्रू एंड फेयर पे ही अटकी हुई है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं हम वैसे ही चलते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ओके ओके मैम, यस मैम। चलिए इतना रीड करके आना। मैम यस मैम, आपने इसमें ऐसा क्यों बोला कि सिर्फ ये 700, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू, अपने तो और भी ओपिनियन होते हैं ना, तो क्योंकि वो 705, क्योंकि बाकी के 3 ओपिनियन ऐसे 705 डील करेगा। तो मैम जो ये आपने ऑडिट रिपोर्ट जो कंटेंट्स बताई, ये सिर्फ 700 के हैं, 705 के अलग होंगे? नहीं, कंटेंट्स सारे दोनों के सेम होंगे, है ना। जो 705 में ऑडिट रिपोर्ट बनेगी उसमें भी सबसे पहले टाइटल आएगा, फिर एड्रेस ही आएगा, फिर ऑडिटर्स ओपिनियन आएगा, पर ये ओपिनियन का पैराग्राफ जो है ना, इसका मैटर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैटर में क्वालिफाइड में हम लिखेंगे कि भाई ये गड़बड़ है, एडवर्स में लिखेंगे कि ये चीज ऐसे हो गई, है ना, तो जो मैटर है वो चेंज होएगा ना। वो मैटर का लैंग्वेज क्या होना चाहिए, एडवर्स के केस में क्या होगा, डिस्क्लेमर के केस में लैंग्वेज क्या होगा, वो हमें ऐसे 705 बताता है, ठीक है, केवल ओपिनियन पैराग्राफ में डिफरेंस आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि हम ऐसे 700 पढ़ रहे, इसलिए केवल कौन सा पैरा पढ़ा रही हूँ मैं आपको, अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर आप देते हैं तो क्या लैंग्वेज लिखना है, केवल वही ये ऐसे हमें बता रहा है। ओके ओके मैम, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। वेलकम।